Yes, I now request our Principal Madam, Dr. Deepa Sharma, to felicitate our honored guest, Srimati Monisha Kohli, as a mark of appreciation for meaningful association with us today. A big round of applause. I request Principal Ma'am to kindly felicitate them. I request the audience to shower them with applause. Finance Minister has started in the first line. She said that this is a युवा शक्ति बजट. ये बजट का नाम दिया गया युवा शक्ति बजट. और पूरे बजट में when we see all provisions, हमें लगता है कि सही मायने में this budget is a युवा शक्ति and नारी शक्ति बजट. और जब तेजिंदर जी ने फोन करके बताया कि अमित साटम जी एक ऐसा प्रोग्राम लेना चाहते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन, जो यूथ है, जो जेन जी है, उन लोगों के साथ एक ऐसा प्रोग्राम लेना चाहते हैं कि ये बजट के प्रोविजंस का मतलब क्या होता है, उसका एनालिसिस क्या होता है. और मैं अमित जी आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी माना और तुरंत ही ये प्लानिंग किया कि हमारी कॉलेज के जो यंग बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो सब बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दिया जाए. जैसे प्रिंसिपल मैडम ने बताया, पूरी कॉलेज को ये अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि अमित जी जैसे पर्सन अगर हमारी कॉलेज में आके बजट का एनालिसिस करते हैं तो उससे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है. यहाँ पे मैं एक बार जोरदार अप्रिशिएशन आप सबसे चाहूंगा तेजिंदर सिंह दीवाना जी के लिए, जाते हैं कि मदन का ठिकाना तेजिंदर सिंह दीवाना, और बहुत 10 सालों से सब लोगों ने आंखों से देखा है कि क्या काम करते हैं. तो उन्होंने अमित जी को यहाँ पे लाने में जो भूमिका की, उसके लिए तेजिंदर आपको बहुत बहुत आज का बजट डिकोड करने के लिए जो पर्सन हमारे बीच में है वो मिठीबाई कॉलेज के स्टूडेंट से होके वो विधानसभा तक गए. आज जो अमित जी हमारे साथ हैं, उन्होंने टाटा ग्रुप में जॉब की और अभी क्या कर रहे हैं, वो मुंबई का डेवलपमेंट का प्लान देवेंद्र जी और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ वो मुंबई के डेवलपमेंट प्लान प्रेजेंट करते हैं. मुंबई के डेवलपमेंट के लिए दिन रात उन लोगों को प्रेजेंटेशन करते हैं. ग्रेजुएशन किया, फिर उन्होंने एमएमएस की स्टडी की, टाटा में कॉर्पोरेट जॉब की, और उसके बाद में सोशल वर्क और लीडरशिप में अमित जी ने ऐसा नाम किया कि उनकी पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके मुंबई के अध्यक्ष उनको चुना गया. आज का जो ये बजट है, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है. फाइनेंस का टेंशन हो रहा था. ये हमारी जनरेशन का एक फ्यूचर रोड मैप है. विकसित भारत 2047 का मतलब है कि जब भारत 100 साल का होगा तो हम सब युवा जो यहाँ उपस्थित हैं और भारत के युवा, ये भारत को सही मायने में लीड करेंगे. यही इसका उद्देश्य है. इस बार मैंने मनीषा को युवा यानी उसका 77 नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला. ये बजट यूथ को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने की सोच रखता है. जेन जी को सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, स्किल प्लस अर्निंग भी चाहिए. स्किल इंडिया हो या एआई, डिजिटल या ग्रीन जॉब, इंटर्नशिप सपोर्ट, ये सब हम युवा आज की हमारी मांग है. अब ये सवाल आज ये नहीं है
कि आपने क्या पढ़ा, सवाल यह है कि आप क्या कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। डिजिटल इंडिया ये जेनजी का सही मायने में प्लेग्राउंड है, ये सब हम समझते हैं। यूपीआई, स्टार्टअप्स, फिनटेक हो, ऑनलाइन बिजनेसेस हो, ये सभी जेनजी की ताकत है। आज हम यहाँ एमडी शाह महिला कॉलेज में हमारे आदरणीय नेता, हमारे मार्गदर्शक अमित साटम जी, जो भारत का 2026 और 27 का ये बजट, ये हम सब युवाओं के सामने खास करके जो ये मुंबई के जेन जी है, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि आज मैं ऐसे कार्यक्रम में आया और मुंबई का अपना एक कार्यक्रम, ऐसा दूसरा कार्यक्रम ना हुआ रहेगा कभी ना कभी होगा, मुझे लगता है अभी। खाली 18 से लेके 25-26 साल के जो हमारे जेनजी है, वो भी युवतियां, वो यहाँ उपस्थित है। तो एक में ऐसा हमारे समस्या किए जा रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से सम्माननीय डॉक्टर राजेश छेड़ा जी का भी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक फेलिसिटेटर के नाते उन्होंने ये लिंक ज्वाइन कराई ताकि हम सब आप तक पहुंच सके, और ये जो हमारे भारत का भविष्य सामने दिख रहा है, जो जेनजी दिख रहा है, जो युवा शक्ति दिख रही है, आप तक, आपके भविष्य के लिए, यानी आपके पढ़ाई से लेके आपके करियर ग्रोथ तक ये बजट कैसे आपको उपयोगी होगा, ये युवा बजट कैसे आपको काम आएगा, और ये बजट के बारे में जानकारी पूरी तरीके से हम कैसे स्मरण कर पाए, इसके लिए हमारे बीच में हमारे आज के वक्ता आदरणीय अमित साटम जी आए हैं। मंच पर उपस्थित इस कॉलेज के डायरेक्टर राजेश छेड़ा जी, तजिंदर दीवाना जी, योगिता कोहली जी, योगेश वर्मा जी, कल्पना दवे जी, दीपा शर्मा जी, प्रिंसिपल मैडम, दीपक सिंह जी, कमलेश टोके जी, सुनील कोहली जी, इस कॉलेज के ट्रस्टी विक्रम भाई पटेल जी, फिरोज खान जी, दीपक सिंह जी, और यहाँ पर इस कॉलेज में उपस्थित सभी हमारी स्टूडेंट्स जो आज हमारे मोस्ट टॉक्ड अबाउट जेन ज़ी जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले तो मैं आपके ट्रस्ट का, प्रिंसिपल का और मैनेजमेंट का आभारी हूँ कि आपने मुझे आपसे ये संवाद करने का मौका दिया। और आप सभी लोगों ने भी अपने इस करिकुलम में से, अपने शेड्यूल में से समय निकाल कर यहाँ पर आए। मुझे पता है कि अभी वी आर टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ आवर एकेडमिक ईयर, और अभी परीक्षा और ईयर का रैप अप आपका चलता होगा, और उसमें से समय निकाल कर आप लोग यहाँ पर आए। मैं अपने इस वक्तव्य को आई विल नॉट confuse you in data, numbers, facts, figures. ये सारी चीज़ें तो आप पेपर में भी पढ़ सकते हो, और अगले दिन का टाइम्स ऑफ इंडिया अगर निकालवाओ तो बजट की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसमें आई नहीं है। तो मैं आपका टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं बनना चाहता हूँ। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपना काम ऑलरेडी कर दिया है। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2-3 अलग-अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं। उसमें से एक डॉक्यूमेंट अभी वहां पर टेबल पर भी पड़ा है कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ यूनियन बजट, और उसमें उन्होंने वो सैलिएंट फीचर्स को अलग-अलग जो उसके जो प्रमुख मुद्दे हैं, उन सारे प्रमुख मुद्दों का एक छोटा सा डॉक्यूमेंट भी निकाला है, जो शायद यूनियन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट बोलने के बाद में 1 घंटे में व्हाट्सएप के ऊपर सबको उपलब्ध हुआ है, और वो सबके पास है। और इसलिए उन चीजों के बारे में बोलकर मैं न रिपीट करना चाहता हूं, ना आपको बोर करना चाहता हूं। मैं आपको एक यूनियन बजट का
पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूं। और पर्सपेक्टिव देते समय मैं शुरुआत 2014 से करना चाहूंगा कि 2014 में इंडिया वाज नोन एज अ फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी, which is the weakest 5 economies in the whole world। और वहां से हमारी जर्नी जो 2014 से शुरू हुई, वो लास्ट 12 years we have become the world's 4th largest economy। तो ये जो 12 वर्षों की हमारी जर्नी है, from being fragile 5 to world's 4th largest economy, is a phenomenal journey in itself। और फाइनेंशियल इंक्लूजन की अलग अलग योजनाएं, जनधन योजना से शुरू होकर, आपको याद होगा कि 2017 में वी केम अप विद वन नेशन वन टैक्स, जो जीएसटी 2017 में आया था। उसके बाद 2020 में कोविड आया, मार्च 2020, एंड फ्रॉम मार्च 2020 टू अप्रोक्सीमेटली मार्च 2022 और अप्रैल 2022, फॉर 2 full years we were stuck, the entire world was stuck। But if you go back and you evaluate the COVID period and post-COVID period, you will realize that the Indian economy was the fastest economy to come out of COVID in the whole world। And there are 2 reasons for that। First reason is the 20 lakh crore Atmanirbhar Bharat package which was given by the government of India during COVID, and the second reason is the Made in India vaccine, which came with the concept of our Prime Minister Narendra Modi ji। Most of you must have seen the movie The Vaccine War, which gives deep insights into what exactly happened when India made its own Made in India vaccine। मैं आपको एक खाली उदाहरण देता हूं कि एक इजराइल नाम का देश है। इजराइल देश की पॉपुलेशन है 1 करोड़। कितना? 1 करोड़। हमारे देश की पॉपुलेशन कोविड के समय पर थी साधारणतः 140 से 150 करोड़। उसमें साधारणतः 92 करोड़ 92 करोड़ was adult population। We have vaccinated 1 Israel every day। 1 crore people were vaccinated every day, and in a period of 6 to 8 months, we were able to fully vaccinate the whole country, the adult population of the whole country. As a result of which, India was the first country to come out of COVID, and hence Indian economy was the first economy to come out of COVID, and we did not stop at that। See, we come from a culture, we come from a tradition where our thought and our theory is not expansionist। So we don't believe in crossing our borders, going into other person's land and conquering that land। We believe that we are an umbrella which encompasses all faiths and all religions and people from different communities and different countries together under the concept of Vasudhaiva Kutumbakam। And hence, we did not only vaccinate the entire adult population of our country, but we sent our Made in India vaccine to 92 other countries and saved lives in those countries। हमने सिर्फ हमारे बारे में नहीं सोचा, हमने दुनिया के दूसरे 92 देशों के बारे में सोचा और हमारी मेड इन इंडिया वैक्सीन वहां पर बेचकर वहां पर भी लोगों की जान बचाने का काम हिंदुस्तान की सरकार ने किया। ये 2 कारण थे, मेड इन इंडिया वैक्सीन और आत्मनिर्भर भारत का 20 लाख करोड़ का पैकेज, बिकॉज ऑफ विच इंडियन इकोनॉमी वाज द फास्टेस्ट इकोनॉमी टू कम आउट ऑफ कोविड। उसके बाद में दिवाली, अराउंड दिवाली टाइम दिस ईयर, दशहरा दिवाली, वी सॉ GST 2। एंड GST 2 के बाद में जिस प्रकार से हमारी इकोनॉमी रन हुई है, GST की जो रिसीट्स है, वो GST के रिसीट्स से हमको एक अच्छा डायरेक्शन मिलता है कि इन विच डायरेक्शन अवर इकोनॉमी इज गोइंग। लास्ट ईयर वी सॉ अ लॉट ऑफ income tax exemptions for the middle class in the budget, and this year's budget, if you go to see and if you carefully read the salient features of the budget, you will realize that there is a big push or a big impetus to the manufacturing sector। Now just go back to China। 20, 25, 30 वर्षों में चाइना, जिस प्रकार से चाइना और चाइनीज इकोनॉमी का ग्रोथ पिछले कुछ वर्षों में हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण है इज चाइना's focus on the manufacturing sector। China became the factory of the whole world। दुनिया का ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जिसकी फैक्ट्री चाइना में नहीं, और उन्होंने अपना इतने बड़े पॉपुलेशन को स्किल करके
उसको उपयोग में लाया इन फैक्ट्रियों के कामों में, और उनके इतने बड़े पॉपुलेशन को वर्कफोर्स बनाकर वो पूरे दुनिया की फैक्ट्री बन गए अंटिल कोविड के बाद में a lot of international companies started withdrawing out of China, and because of the policies that government of India has implemented since 2014, like Make in India, Made in India, Startup India, Stand Up India, इन सारी policies के वजह से because of ease of doing and all those things, after international companies started withdrawing from China after COVID, they started coming to India. Because they thought, if not China then where? If not China then India. And hence इसको और आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा फोकस जो है वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर, सर्विसेज सेक्टर के ऊपर इस बजट में दिया गया है। फिर आप देखोगे कि रेयर अर्थ का एक कॉरिडोर हम वहां पर ईस्ट इंडिया में क्रिएट करने जा रहे हैं। हम सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग को एक बहुत बड़ा पुश इसमें देने जा रहे हैं, और इस प्रकार के अलग अलग प्रावधान जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इस बजट में लाए गए। दूसरी बात आपको मैं बताता हूं कि 2014 में इंडियन गवर्नमेंट के पास द नंबर ऑफ MSMEs रजिस्टर्ड विद द इंडियन गवर्नमेंट हैव डबल्ड इन द लास्ट 12 years। यानी अगर 35 लाख MSMEs were registered with government of India in 2014, today the number of MSMEs that have been registered with the government of India is 70 lakh, it has doubled। और ये MSME कहाँ है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा the MSMEs which are registered with government of India are registered in Mumbai, and that too in Mumbai suburban district, not Mumbai city। Mumbai city is South Mumbai, कोलाबा से लेकर माहिम तक, that is Mumbai city, and Mumbai suburban is माहिम से लेके आगे दहिसर तक, और यहाँ पर आगे मुलुंड तक। तो ये जो मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट है, पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन MSMEs के रजिस्ट्रेशन का इज इन मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट। और ये कौन है? ये MSMEs फॉर्म करने वाले कौन है? वो आप जैसे ही लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार के कॉलेजेस में से बाहर निकालकर प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेकर आप बाहर निकले, और आज का जो आपका हमारा जनरेशन है, आपका जनरेशन है, जेनजी का जनरेशन है, they are more inclined towards being job givers, not job takers। और ये जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट हमारे आज की जनरेशन का है, ये इस प्रकार के प्रोफेशनल कोर्सेज करके बाहर निकले हुए हमारे युवक युवतियों ने अपनी खुद की कंपनियां बनाई, अपने खुद के बिजनेसेस सेटअप किए, छोटे छोटे बिजनेसेस, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, और वो छोटे छोटे बिजनेसेस को रजिस्टर किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, और इसकी वजह से पिछले 12 वर्षों में हमारे MSMEs का जो आंकड़ा है वो डबल हो चुका है। और इस बजट में इस MSME सेक्टर को बहुत बड़ा पुश देने का काम इस बजट के माध्यम से हुआ है। 7 लाख करोड़ की लिक्विडिटी ये सिर्फ MSME सेक्टर के लिए सरकार ने इसमें आरक्षित की है। और इक्विटी सपोर्ट, लिक्विडिटी सपोर्ट, ये सारा जो सपोर्ट है वो इन MSMEs के माध्यम से सरकार जो है वो मार्केट में ये जो पूरी लिक्विडिटी है वो ला रही है। और इससे हमारी जो युवा पीढ़ी है, आपकी जो पीढ़ी है, आपके जो पहले के सीनियर्स है, जो कोई CA बना, कोई इंजीनियर बना, कोई आर्किटेक्ट बना, उन्होंने बाहर निकलकर ये पसंद नहीं किया कि मैं कहीं पर जाकर अपना रेज्यूमे देकर नौकरी मांगू, लेकिन उन्होंने ये पसंद किया कि हम खुद अपना बिजनेस सेटअप करें, सरकार के पास रजिस्टर करें। और क्योंकि सरकार ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी जो योजनाएं हैं वो लाई, उसकी वजह से इन युवाओं को अपने बिजनेसेस को सेटअप करने में जो है वो मदद मिली, और मदद मिलने की वजह से उसको अभी आगे बढ़ाने के लिए जो है वो सरकार जो है इस प्रकार की मदद कर रही है। तीसरा मैं आपको उदाहरण देता हूं कि आप अगर गूगल करोगे या कोई भी रिसर्च पेपर में जाओगे तो यू विल कम अक्रॉस दैट टूरिज्म सेक्टर is one of the biggest employment generating sectors। अभी टूरिज्म सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, आप किसी अगर जगह पर जाते हो, अगर आप सरदार का स्टैचू देखने जाते हो, तो हम यहाँ से या ट्रेन लेते या फ्लाइट लेते, फिर एयरपोर्ट से वहां पर जाने के लिए या तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करते या गाड़ी यूज करते। तो गाड़ी वाले को काम मिलता है, बस वाले को काम मिलता है, होटल में रहते, खाते, होटल में रेस्टोरेंट में जाते, वहां पर कुछ खरीदते, वहां पर छोटे छोटे वेंडर्स होते वो खरीदते। तो पूरी इकोनॉमी जो है
वो इकोनॉमी का एक चर्निंग जो है वो टूरिज्म के वजह से होता है। और इसीलिए सरकार ने 20 आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स जो है उसको डेवलप करने का प्रावधान इस बजट में लाया है। और सिर्फ यही नहीं लाया है, 10,000 गाइड्स को ट्रेनिंग देने का भी जो है प्रावधान इसमें किया है कि हम अगर इसकी एक हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस की जगह पर जाते हैं तो हमें जानकारी चाहिए कि किसने किया, कैसे किया, कभी किया, कहाँ किया। तो उसके बारे में जानकारी देने वाले अगर वहां पर वेल इन्फॉर्म्ड गाइड्स अगर अवेलेबल है तो हमारी जो वहां की जो जर्नी है या हमारा जो एक्सपीरियंस है वो और अच्छा हो सकता है। और इसीलिए 20 मॉन्यूमेंटल साइट जब भी हम डेवलप करते हैं तो उसके साथ में 10,000 गाइड्स को भी ट्रेन करने का प्रावधान इसमें किया। अभी मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं कि एक जगह या एक साइट जब डेवलप होती है तो कितना बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है। मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं 22 जनवरी 2024। आपको याद है 22 जनवरी 2024 का दिन? याद है, अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। अभी मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं, उस दिन हमने भगवान को स्थापित किया था, लेकिन आज मैं आपके सामने डेटा दे रहा हूं, डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स। दुनिया में द मोस्ट विजिटेड पिलग्रिम सेंटर्स या स्पिरिचुअल टूरिज्म या रिलीजियस टूरिज्म की जगह कौन सी है दुनिया में? एनीबॉडी, एनी गेसेस? दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, हिंदुस्तान की नहीं। अयोध्या का राम मंदिर बनने के पहले की बात कर रहा हूं, तो अयोध्या के राम मंदिर को बहुत गिनाई है। बनारस। हाजी, वाराणसी दुनिया में नहीं। हाँ हाँ, और एक है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी में 6 से 6 to 9 मिलियन लोग, 6 to 9 मिलियन लोग एनुअली आते हैं। दूसरा है मक्का, हाँ, 20 मिलियन विजिटर्स एनुअली। और अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इन 11 मंथ्स 35 मिलियन। टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इन द कैलेंडर ईयर 2025 इन अयोध्या राम मंदिर 50 मिलियन। कितना? 4 लाख करोड़। अभी वो दिन दूर नहीं जब अयोध्या की जमीन की कीमत ये मुंबई के जमीन की कीमत के आगे चली जाएगी। दुनिया के सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स ऑफ हॉस्पिटैलिटीज आर ट्राइंग टू सेट अप देयर 5 स्टार एंड 7 स्टार होटल्स इन अयोध्या। सो एक इसके वजह से, एक मंदिर बनने की वजह से, लुक एट द अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक इम्पिटस दैट आवर एंटायर इकोनॉमी हैज सीन। आपको पता है कि सऊदी अरेबिया में द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ टैक्सेस आफ्टर ऑयल इज मक्का। पहला ऑयल है, ऑयल के बाद सबसे बड़ा गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करने वाला टैक्स का जो वो आता है, पोर्शन आता है, वो मक्का से आता है। कैन यू इमेजिन? ये कितने लोगों को पता था? इसका मतलब कि ये जो सारी चीजें होती है या ये सारे जो डेस्टिनेशंस होते हैं, ये सारे जो साइट्स होते हैं, इससे कितना बड़ा इकोनॉमिक पुश जो है वो हमारी इकोनॉमी को मिलता है, कितना पैसे का व्यवहार होता है, कितने लोगों को काम मिलता है। और इसीलिए टूरिज्म सेक्टर को भी, कमिंग बैक टू टूरिज्म सेक्टर को सिमिलरली हमारे यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म की भी एक बहुत बड़ा एक डिमांड है। वो मेडिकल टूरिज्म के हब स्थापित करने का निर्णय भी इस बजट में लिया गया है। आपके अगर कोई दोस्त होंगे जो कनाडा या अमेरिका में रहते हैं तो आपने उन लोगों से ये सुना होगा कभी कि मैं इस साल मई के महीने में इंडिया आ रहा हूं या आ रही हूं, और उस एक महीने में मैंने मेरे डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया है, मैंने मेरे आई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया है। या आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा
बहुत सारे लोग जो एनुअल अपनी छुट्टी के लिए वहां से यहाँ पर आते हैं 1 महीने भर के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, उसमें वो जरूर यहाँ पर अपने डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट, अपना एनुअल मेडिकल चेकअप और स्किन के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, आपको जाना चाहिए। तो ये सारे अपॉइंटमेंट्स जो है वो उसी समय पर शेड्यूल करते हैं। उसका रीजन बिकॉज दीज ट्रीटमेंट्स आर मच चीपर देन दे आर इन यूएस और कनाडा और अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। इसका मतलब यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर मेडिकल टूरिज्म का एक बहुत बड़ा स्कोप है और उस मेडिकल टूरिज्म के स्कोप को एक्सप्लोर करने के लिए मेडिकल हब्स जो है वो स्थापित, ये आपके साथ मैं शेयर करूंगा बाद में। आई विल शेयर दिस इंफॉर्मेशन और डिटेल में है, मैं वो नंबर्स वगैरह आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, दिस कैन बी शेयर्ड विद यू लेटर। ये जो मेडिकल हब जो है उसको स्थापित करने का निर्णय भी सरकार ने इसके द्वारा किया है। सबसे महत्व की चीज मैं आपको बताता हूँ कि हम सब मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई को इस बजट से क्या मिला है, हमारे शहर को इस बजट से क्या मिला है। सबसे पहला तो हमारे शहर में ही सबसे ज्यादा एमएसएमईज रजिस्टर्ड है। सबसे ज्यादा एमएसएमईज रजिस्टर्ड होने की वजह से जो सबसे ज्यादा फायदा 7 लाख करोड़ का होने वाला है वो मुंबई के ही लोगों को होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एमएसएमईज आर रजिस्टर्ड इन मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट ओनली। सेकेंडली, जो आपका जनरेशन है जिसको हम जेन ज़ी कहते हैं या युवा पीढ़ी कहते हैं, दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द ऑरेंज इकोनॉमी। यू आर अवेयर ऑफ द ऑरेंज इकोनॉमी? आपको पता है ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वेब डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट वैलिडेशन, एनिमेशन, ग्राफिक्स, इस प्रकार का एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र की तरफ जैसे आज से हमारे जमाने में जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय पर आईटी इन थिंग था। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन था, उसके बाद में आईटी इन थिंग हुआ, उसके बाद में एक दौर आया जो भी लोग कॉमर्स की तरफ ज्यादा जाने लगे, बैंकिंग कोर्सेज की तरफ, फाइनेंशियल कोर्सेज की तरफ, और आजकल हमारा अट्रैक्शन ये एआई है। आजकल तो बहुत सारे एआई के शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी निकले हैं। तो ये जो क्षेत्र है इसको ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं, और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी जो मुंबई में है, जो इस प्रकार के कोर्सेज, अलग अलग प्रकार के सिलेबसेस जो ऑफर करते, करिकुलम ऑफर करते, उसको पुश देने का निर्णय भी, ऑरेंज इकोनॉमी को पुश देने का निर्णय भी इसी बजट में जो है वो किया गया है। आपने अगर फाइनेंस मिनिस्टर का भाषण ध्यान से सुना होगा तो उसमें उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी इन मुंबई, इस प्रकार का उसमें वक्तव्य उनका उनके उस भाषण में है। और ये जो ऑरेंज इकोनॉमी में आकर्षित होने वाली हमारी जो युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज। बेसिकली सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है अपॉर्चुनिटी यूथ के लिए क्रिएट करना, टू क्रिएट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर द यूथ टू लर्न एंड टू ग्रो। और वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना, इस प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस लाना, इस प्रकार की पॉलिसी लाना, इस प्रकार के रिफॉर्म्स लाना, ये सरकार का काम होता है। और इसीलिए ऑरेंज इकोनॉमी को पुश करने के लिए, और उसका भी सबसे बड़ा फायदा ये मुंबई में ही होने वाला है, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, इसका हेडक्वार्टर ये जो है वो मुंबई में है। तीसरी बात बताता हूं मैं आपको कि हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का एक प्रोजेक्ट है जिसको पाताल लोक कहते हैं। अब पाताल लोक क्या है? पाताल लोक इज क्रिएटिंग अंडरग्राउंड कॉरिडोर्स इन द मुंबई सिटी टू डीकंजेस्ट द मुंबई सिटी। जैसे अभी मुंबई शहर में जगह है क्या? जगह ही नहीं है मुंबई शहर में। आपको पता है कि मुंबई शहर का 40% एरिया ये मैंग्रोव्स, वेटलैंड्स और फॉरेस्ट है। 40% ऑफ द सिटी इज मैंग्रोव, वेटलैंड, फॉरेस्ट एंड नो डेवलपमेंट जोन। 14% ऑफ द एरिया इज रोड्स एंड रेलवेज, तो 54% इज गॉन, रिमेनिंग इज 46%. On the remaining 46% of land mass, 100% of the city is surviving. So there is no space basically. So we have to create space. So to make the coastal road, we reclaimed land and we made the coastal road. And similarly to decongest city, we are creating underground corridors. जैसे ऑरेंज गोइट में एक टनल का काम शुरू है, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड जो है वो अंडरग्राउंड रोड होने वाला है।
अभी ये अंडरग्राउंड रोड को बनाने के लिए हमको क्या लगता है, तो TBM लगते हैं, टनल बरोइंग मशीन। ये टनल बरोइंग मशीन जो है वो बाहर से इंपोर्ट होती है। बाहर से जब वो इंपोर्ट होती है तो उस मशीन की डिलीवरी के ऊपर कंट्रोल जो है वो उस देश का होता है जो देश उसे इंपोर्ट करता है। वो पोर्ट पे अटक सकती है, कहीं पर भी अटक सकती है। इसीलिए ये टनल बरोइंग मशीन्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना और वो मैन्युफैक्चरिंग को पुश देना, उसमें टैक्स इंसेंटिव्स देना, ताकि बहुत सारी कंपनियां मेड इन इंडिया टनल बरोइंग मशीन्स बनाए, इंडिया में टनल बरोइंग मशीन्स बने और फिर उसका उपयोग हम यहाँ पर हमारे पाताल लोक के निर्माण में करें। ये इसके पीछे का उद्देश्य है। और एक महत्व की बात यह है कि बजट में बड़ी बड़ी महानगर पालिकाओं को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को, इफ दे कम आउट विद म्युनिसिपल बॉन्ड्स, now what is municipal bond? Municipal bond is any corporation raising money from public for infrastructure projects. So if Mumbai Municipal Corporation raises 1000 crores through municipal bonds, then government of India will give 100 crores more. So it's a 100 crore incentive on every 1000 crores. यानी अगर 5000 करोड़ रुपए अगर मुंबई कॉर्पोरेशन ने रेस किए for any project, 500 crores they will get from central government, and it can be for anything. For example, Mumbai Municipal Corporation can come out with green municipal bonds to improve the air quality in the city, for various environmental initiatives in the city. तो अगर 5000 करोड़ रुपया अगर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रेस करती है तो 500 करोड़ रुपया इंसेंटिव तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। तो बड़े म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को पैसे रेज करने के लिए इंसेंटिव देने का प्रावधान जो है वो इस बजट में किया गया है। वैसे तो हमारी मुंबई महानगर पालिका की 80,000 करोड़ की फिक्स्ड डिपॉजिट है, 80,000 करोड़, लेकिन if we dig into our fixed deposits, then one day will come when we will be over, there will be no money left, and hence we need to raise finances, we need to raise resources, और ये कॉर्पोरेशंस को रिसोर्सेज रेज करने के लिए दिया गया एक इंसेंटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। सेकेंडली जो छोटे सिटीज है हमारे टायर 2, टायर 3, इन टायर 2, टायर 3 सिटीज को बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट देने का काम या देने का प्रावधान भी हमारे इस बजट में किया गया है। एंड आई विल बी डूइंग इनजस्टिस टू दिस सेशन इफ आई डोंट मेंशन दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड अ प्रोविजन of creating one girl hostel per district in the country. Because we know that in major metropolitan cities, especially a city like Mumbai, there are students coming from all over the country to study. देश भर से छात्रा और छात्राएं जो है वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आती है। और जब कोई पेरेंट अपने बच्चों को दूसरे शहर में भेजता है तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है उनकी सेफ्टी, वो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, और इसीलिए एक सेफ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हमारी गर्ल स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट करना, ये भी हमारा प्राधान्य इसमें सरकार का रहा है। और एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट इज मेकिंग शी मार्ट्स। सी देयर आर अ लॉट ऑफ महिला बचत गट्स इन द सिटी एंड आल्सो रूरल एरियाज जो अलग अलग चीजें बनाती है, कुछ भी हैंडीक्राफ्ट्स बनाती है, खाने की चीजें बनाती है, एम्ब्रॉयडरी बनाती है, उसको मार्केट में बेचती है। तो ये महिला बचत गठों द्वारा मैन्युफैक्चर की गई आइटम्स को बेचने के लिए एक स्पेशल शी मार्ट्स जो है वो बनाने का प्रावधान भी इस यूनियन बजट में दिया गया है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपके साथ जब भी शेयर होंगे तो आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हो जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात, इसका जो सार क्या है, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द यूनियन बजट? द क्रक्स ऑफ द यूनियन बजट इज इट इज अ विजन डॉक्यूमेंट दैट पेव्स द वे फॉर इंडिया टू बिकम विश्वगुरु इन फ्यूचर। भारत को विश्वगुरु बनाने के रास्ते के ऊपर लेके जाने वाला ये बजट है। और मैं आप लोगों को खास ये कहना चाहूंगा कि we are a young country. The median age of our country is 28, and we will not be having this advantage maybe after 15, 20, 25, 30 years. कल ही आपने पढ़ा होगा टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल है कि इंडिया will age when it becomes rich. जब हम प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बनना चाहिए, India should become a developed country by 2047. But by 2047, the median age of this country will not be 28.
it will be much more than 30. And hence, you are fortunate that your formative years are in a time when India is at its best. ये आपका एडवांटेज है, ये नेचुरल एडवांटेज है आपका कि आपने एक ऐसे समय पर जन्म लिया है जब आप सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में साल जो होते हैं अपने करियर को बनाने के लिए वो 15 से लेकर 40 साल की होते हैं, 15 to 40. 15 because we are out of school and then we choose a stream. After 12 we choose another stream. After graduation we choose a professional course and then we start working or either we work on our own. तो ये जो 15 से 40 साल की उम्र है, ये जो 25 साल है, वो हमारे फॉर्मेटिव इयर्स है और आपके फॉर्मेटिव इयर्स में भारत जो है वो विश्वगुरु होने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. So there are so many opportunities. You are living in an age when the value of an Indian passport has multiplied exponentially. The way the world looks at India and Indian today has changed completely. It has changed. We are no longer followers. We are leaders of our own. And we have also created a new foreign policy where earlier our governments used to look at the American president or United Nations for a direction. Whether I should go this way or that way. Today it is not this way or that way, it is my way. मेरे देश के हित में क्या है, मेरे देश का हित किसमें है, वही हम करेंगे. और ऐसा सोचने वाली सरकार आज है. और एक चीज मैं आपको बताता हूं कि हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है जो भारत में रहने वाले 150 करोड़ भारतीयों की चिंता तो करती ही है, लेकिन दुनिया के किसी कोने में कोई भारतवासी अगर संकट में है तो उसको भी हाथ देने का काम हिंदुस्तान की सरकार करती है. ये हमने यमन के देखा, 3000 लोग भारतीय वहां पर अटके हुए थे और वहां से बमबारी चल रही थी. सऊदी अरेबिया वाज बॉम्बिंग यमन. तभी मोदी जी ने सऊदी अरेबिया के रूलर से बात की और उसको कहा कि आप कुछ घंटों के लिए आपकी जो बमबारी है वो रोक दे, मुझे मेरे लोगों को वापस सुरक्षित लेकर आना है. उन्होंने उनका मान रख के सऊदी अरेबिया के रूलर ने बमबारी रोक दी और हिंदुस्तान के जहाज 3000 से ज्यादा भारतीयों को लेकर हिंदुस्तान में फिर से आए. तो हमने देखा कि 20,000 से ज्यादा भारतवासी जो हमारे विद्यार्थी है वो वहां पर अटके पड़े थे. भारत की सरकार ने 4 मंत्री भेजे. एक लंदन में बैठा, एक बुदापेस्ट में बैठा, एक बर्लिन में बैठा, एक और एक जगह पर जाकर जर्मनी में बैठा और 4 अलग जगहों पर 4 मंत्रियों ने बैठकर 20,000 से ज्यादा भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित रूप से हिंदुस्तान की भूमि पर फिर से लेकर आने का काम हिंदुस्तान यही नहीं, पाकिस्तान के विद्यार्थी भी वहां पर अटके थे. उनको लेके आने के लिए उनकी सरकार नहीं आई थी. उन्होंने भी अपने हाथ में तिरंगा लिया और भारतीय विद्यार्थियों के साथ लाइन में खड़े हो गए और वो सुरक्षित रूप से यहाँ पर हिंदुस्तान में लौटे और यहाँ से फिर आगे पाकिस्तान गए. और इसीलिए you have a government, you are living in a time when the Indian government is not thinking only about 160 crore odd Indians living on this land, but it is also concerned about those Indians who are living in different parts of the world, and this government considers them also a part of our family. और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि you are fortunate to be living in this age when India's name is being etched in gold. और आज तो चांद पर भी जाकर तिरंगा लहरा रहा है. और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. आज से 20-25-30 साल पहले जब हम कॉलेज में या स्कूल में हुआ करते थे तभी हमारे पॉपुलेशन को एक डिसएडवांटेज माना जाता था. हम दो हमारे दो, गवर्नमेंट का प्रोग्राम था वो. आज हमारा पॉपुलेशन जो डिसएडवांटेज था वो एडवांटेज में तब्दील हो गया है. बिकॉज इंडिया इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट. यहाँ पर आप कोई चीज को बनाते हो तो आपको दुनिया में जाकर उस चीज को बेचने की आवश्यकता नहीं है. दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया में है. और इसीलिए ही शायद यूके और यूरोपियन यूनियन ने हमारे साथ में जो अभी ट्रेड एग्रीमेंट किया है उसका रीजन ही है कि दे वांट एक्सेस टू द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट एंड दैट टू अ मार्केट वेयर देयर इज डेमोक्रेसी, देयर इज नो डिक्टेटरशिप. और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पॉपुलेशन को हमने डिसएडवांटेज से एडवांटेज में कन्वर्ट किया है.
अब ये उसको खाली स्किल्ड करने की आवश्यकता है, थोड़ी सी नॉलेज बेस्ड वर्कफोर्स करने की आवश्यकता है, जो सरकार करने की कोशिश कर रही है अलग अलग प्रकार के कोर्सेज द्वारा, अलग अलग प्रकार की इनिशिएटिव्स के द्वारा। और इसीलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि यू आर लिविंग इन अ टाइम व्हेन इंडिया इज एट इट्स बेस्ट, so you should make the most of it. And we are a land of opportunity. We have a government which is trying to create opportunities, which is trying to take India ahead. There is so much of infrastructural marvels that are happening all across. Like दुनिया का 12वां सबसे बड़ा लंबा सी ब्रिज अटल सेतु हमारे पास है। सबसे ऊपर ऊंचाई पर होने वाला रेलवे स्टेशन वो हिंदुस्तान में है। ऐसे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मार्वल्स है, जो मिरेकल्स जिसको कहते हैं, ऐसे 12 मिरेकल्स है अब हमारे पास। मैं एक आपके साथ शेयर करूंगा, एक स्लाइड है मेरे पास कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे स्टेशन या कोई डेंस फॉरेस्ट में जाने वाली रेलवे, फर्स्ट रेलवे, इस प्रकार से अलग अलग मार्वल्स जो है वो हमने पिछले 12 वर्षों में क्रिएट किए हैं। और इसीलिए यू जस्ट हैव टू watch out, skill yourself and grab the opportunity. Thank you. धन्यवाद. थैंक यू। सर मैं इससे पहले कि समापन की तरफ बढ़े, मैं आदरणीय अमित साटम जी का हम सभी की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज समय निकालकर क्या हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बना माइक सकते पास में हैं जिससे टेलर स्विफ्ट, बीटीएस जैसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट इंडिया आए, जिससे हमारी इकोनॉमी भी अपने नाम पे मैं आपको एक थोड़ा सा अभी बहुत ही ज्यादा कॉलेज का नाम होगा। प्रीमैच्योर स्टेज पे एक चीज है, बहुत ही ज्यादा प्रीमैच्योर है, लेकिन एक थॉट इस प्रकार से चल रहा है कि हमारी बीएसटी इज नॉट सस्टेनेबल। सो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बीएसटी को बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं हर साल उसको सस्टेन करने के लिए, बिकॉज बीएमसी इज लॉस मेकिंग। लेकिन बीएमसी के बहुत बड़े बड़े डेपोज है, आपने देखा होगा ना, बहुत सारे डेपोज है बीएमसी के। उन डेपोज का कोई काम नहीं है, वहाँ पे खाली बस आके खड़ी होती है। उन बीएमसी के डेपोज का मल्टीपर्पज उपयोग करना, ये एक प्लान पाइपलाइन में है। मतलब उसका पार्किंग के लिए उपयोग करना और a part of it can be converted into an entertainment arena, concert arena, तो ये अभी पाइपलाइन में है। इससे क्या होगा, इससे बहुत सारा रेवेन्यू भी मिलेगा कॉर्पोरेशन को, बीएमसी को, एंड बीएमसी विल बिकम सस्टेनेबल, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो हो जाएगी। तो ये प्रेजेंटेशन पाइपलाइन में है। आने वाले मुझे लगता है कि 6-8 महीने में इसका कहीं ना कहीं कॉम्प्यूटराइज ये प्लान होगा। अगर होगा तो आपने जो कहा वो भी India's first ever budget Yuva Sammelan and Yuva Shakti, capturing the spirit, vision and opportunities of the budget 2026, has taken shape right here at our college, Shri Amrisha Mahila College of Arts and Commerce. This is not just a program, it is a movement of young voices, bold ideas and future-ready aspirations. And we have actually seen the leader walk the talk that he talks about. And he inspires passion for growth not only of Mumbai but of India as a whole. Definitely this will be the vision document that paves the way to Bharat as Vishwaguru and reclaim its glory of the past. Thank you, sir, for providing the wonderful insights. And for this event, we thank you, our own Tejendra ji and also Dr. Rajesh Chera. Can we have a loud clap for both? As it is said, lamp is yours, but the light is ours. You are sharing the lights for our futures. We probably may not see the generation that planted trees for us. उसके fruits तो हम ही खा रहे हैं, right? So that is what we are investing.